मेरे हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ वगैरह मारा, झूठे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। सुबह मेरे को बोलता है कि मेरे बाप के साथ हलाला करना पड़ेगा, मैंने तेरे को 3 तलाक दी थी। किसी लड़कियों से बात करता था वीडियो कॉल पे, उनके पूरे कपड़े हटवा देता था वो, उनके स्क्रीनशॉट तक मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी नंदों को दिखाए। मेरी बेटी के साथ खेलने आती थी घर में, उनके प्राइवेट पार्ट्स के फ़ोटो वो क्लिक करता था। आपको आज मैं एक ऐसा किस्सा बताऊंगा, एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिससे आप शायद विचलित भी हो सकते हैं। बात यहाँ होगी ट्रिपल तलाक की, जो 2019 में कानून उस पे बना कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। कोई पुरुष महिला को ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता, ये सिर्फ कानून बन गया। लेकिन हकीकत में हम ऐसे तमाम केस देखते हैं, तमाम मामले देखते हैं जब महिला पीड़िता जो होती हैं वो गुहार लगाती हुई इन गलियों में भटकती रहती हैं कि शायद कोई उम्मीद मिल जाए, शायद कोई होप मिल जाए और मेरी मदद हो सके। अब जैसे मैं इनसे बात करूँगा, क्या पूरा मामला है, क्या पूरी हकीकत है, ये जानने के लिए ही मैं आज कोर्ट में आया हूँ और इनकी जो भी हकीकत होगी एज इट इज़ हम आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता सकते हैं अगर कंफर्टेबल हैं तो? दर्शकों अनीशा बानो। को। अनीशा बानो आपका नाम है। पूरा मामला आप स्टार्टिंग से समझाइए थोड़ा सा। ये कानून लागू ज़रूर हुआ है, लेकिन इस पे सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बहुत कानून का सी छोड़ दीजिए, लागू हुआ, कार्रवाई होगी नहीं होगी, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं स्टार्टिंग से, मतलब आपकी शादी कब हुई? सबसे पहले यही बताइए कि शादी कब हुई और कैसे हुई? मेरी शादी हुई थी 19 मई 2012 में। 19 मई 2012 को जी। शादी हुई थी। मेरे मतलब शादी पे 2-3 साल सब बढ़िया चल रहा था, उसके बाद जैसे में इस्लाम में कज़न्स मैरिज होती हैं या रिलेशन में कुछ शादियाँ होती हैं, जानते थे फैमिली वाले उनको? नहीं, ऐसे फैमिली जैसे मेरी मौसी ने मेरा रिश्ता करवाया था, उनके कोई रिलेटिव्स में थे, उसके अकॉर्डिंग ही मेरी शादी करवाई गई थी। मतलब स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी? स्टार्टिंग में सब फिर ठीक क्या चल चीज़ें रहा हुई? था। मेरी जब शादी हुई थी ना, मैं प्रॉपर मतलब 18 साल की नहीं हुई थी, मैं 17 साल की थी। तो 18 साल की एज में मेरी बेटी हो गई थी। 2-3 साल सब बढ़िया चल रहा था। मतलब मेरे इन लॉज ने सब ने मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरा हस्बैंड मतलब दूसरी औरतों के साथ उनके रिलेशन थे। मैंने उन पे भी मेरे ससुर को बहुत बार बोला, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। डरते हुए क्या, मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बोला कि बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, तो धीरे धीरे आदमी है अपने आप सुधर जाएगा। मैंने फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रही। मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने उस आदमी का साथ नहीं छोड़ा कभी। मतलब जो वैवाहिक जीवन हम बोलते हैं कि खुशियाँ मिलनी चाहिए, सुखी जीवन होता है जैसे हस्बैंड वाइफ का, वो कभी नहीं आपने फील किया? उनको घर में बहू नहीं चाहिए थी, घर में उनको नौकरानी चाहिए थी, जो उनको मिल गई थी, जो चुपचाप सिर्फ उनके काम करती रहे और हस्बैंड की ख्वाहिशें पूरी करती रहे। वो सब भी आपने बर्दाश्त किया। फिर ये नौबत तलाक तक कैसे पहुंची? मेरे चचिया ससुर थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। मैंने अब ऑब्जेक्शन उठाया था। जॉइंट फैमिली में मतलब रहते हैं आप? जॉइंट फैमिली में नहीं है। मेरे ससुर के 7 भाई हैं, जो 5 अहमदाबाद में रहते हैं। तो उनमें सबसे छोटा भाई है उनका, सलीम राव। वो मतलब अहमदाबाद से आना जाना रहता है, वो हमारे घर पे ही आते थे। उनका क्या है कि वो, मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, तो वो मेरे रूम में आए, बदतमीज़ी करने शुरू कर दी कि नहीं, हमारे घर में तो ये सब चलता है, नॉर्मल ही है। तो मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, जो चाचा बोल रहे हैं वो कर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे घर में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये आपके हस्बैंड बोल रहे थे? ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। मैंने फिर शोर मचाया, मेरे सास ससुर को बुलाया, मैंने उनको बोला मैं कंप्लेंट करूँगी पुलिस में, आप इनको रोकिए। तो मेरे ससुर ने फिर थोड़ा मेरे मेरे चचिया ससुर को डांटा, बोला कि ये क्यों कर रहा है। मैंने कहा मैं शोर मचाऊंगी यहाँ पे, मैं पड़ोसियों को इकट्ठा कर लूँगी। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कर, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो फिर वो कैसे भी करके मेरे चचिया ससुर को अहमदाबाद भेज दिया। मैं मतलब ऐसे चलता रहा, तो मेरे ससुर की भी मेरे पे नीयत ख़राब थी। बात बात पे मतलब वो मैं कमरे में बैठी रहती थी, आके कमरे में झांकना, घर में कोई नहीं रहता तो मेरे कमरे में आ जाना। ये चीज़ें मैं परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड को भी बोला, तो वो बोलते तेरी तो सोच ही गलत है, तो मेरे बाप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। तो ऐसे ही हुआ कि 18 दिसंबर 2024
मेरे हस्बैंड आए थे मार्केट से, वो उनका मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से वो आए, मैंने उनको खाना वाना सर्व किया था। उतने में उनके चाचा का फ़ोन आया था अहमदाबाद से कि इरफान हम आ रहे हैं घर पे। मैंने उनको बोला कि आपको अगर रिश्ता रखना है आप दूर का रखिए, उनको या तो आपको रखना है आप होटल में ठहरा दीजिए, घर पे लाने की उनको ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी भी है। तो बोलते हैं कि नहीं तू तो हर चीज़ में तेरे को प्रॉब्लम है, हर चीज़ में तू नाटक करती है। तो इसमें क्या है, हम दोनों की बहसबाजी होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को थप्पड़ वगैरह मारा, झूठे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि तू तो ऐसी है, तू वैसी है। इसमें मेरे हस्बैंड गुस्से में आके मेरे को तलाक तलाक बोल दिया। मतलब ये मामला जब चाचा के आने की खबर आपको मिली, वो आप दोनों में झगड़ा हुआ, उसके बाद से उन्होंने तलाक दिया। आपके हस्बैंड मतलब मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दिन में बाहर रहते हैं, रात को घर वापस आ जाते हैं, और ये चीज़ें उनको पता थी आपके ससुर की जो हरकत है, चचिया ससुर की जो हरकत है? बताया भैया, मैंने हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड को बताई है, लेकिन वो आदमी मेरे पे कभी यकीन ही नहीं करता था। वो हमेशा अपने बाप पे, उनके उसके बाप की फ़ोटोज़ मैंने मतलब किसी लड़कियों से बात करता था वीडियो कॉल पे, उनके पूरे कपड़े हटवा देता था वो, उनके स्क्रीनशॉट तक मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी नंदों को दिखाए। मैंने कहा तुम्हारी बाप की ये हरकत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मतलब छोटी छोटी बच्चियों की वीडियो बनाना, जो मेरी बेटी के साथ खेलने आती थी घर में, उनके प्राइवेट पार्ट्स के फ़ोटो वो क्लिक करता था। ये कंप्लेन तो आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मानसिकता ही मेरे घटिया को है घर फिर से बाहर ही नहीं कि निकलने दिया जाता था। बच्चियों की मैं तस्वीरें लेना। 13 साल में वहाँ पे रही हूँ, वहाँ पे जाके किसी भी पड़ोस में आप पूछिए कि ये लड़की कितनी बाहर आती थी। मैं कभी घर के बाहर नहीं जाती, क्योंकि मेरे को कभी किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता था। वो बच्चे आप किसी को बताती नहीं थी बाहर जाके, अपने फैमिली वालों वो को या ज़ूम, वो आपको या पता किसी नहीं को? चलता था, वो जैसे खेल रही होती थी तो वो जूम करके उनकी पिक्स निकालता था। अब वो कहीं भी, जैसे मेरा ससुर ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में कहीं भी औरतें बैठी है, किसी का मतलब साड़ी पहने हुए है, पल्लू किसी का साइड में हो गया, तो उनका वीडियो बना लेगा। वो इतनी घटिया मानसिकता का आदमी है। मैंने आज 1 साल हो गया भैया, मैंने अपनी बेटी वहाँ पे छोड़ी हुई है। मुझे नहीं पता, अभी 1 साल में मेरे को कोई खबर देने वाला नहीं है उनकी। अपने जिस हस्बैंड इंसान को के बताया, अंदर उस दिन जिस दिन उसने मेरे को 3 तलाक का बोला, उस दिन उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े थे उसके। उसने मेरे को बोला कि ठीक है अंदर। रात को उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। सुबह मेरे को बोलता है कि मेरे बाप के साथ हलाला करना पड़ेगा, मैंने तेरे को 3 तलाक दी थी। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं हलाला नहीं करूँगी। मैं उसने आपके पेरेंट्स एग्री हो गए थे? मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं थे, आपके क्योंकि पेरेंट्स ने? मेरे पेरेंट्स को इतना मालूम ही नहीं था कि हलाला क्या होता है। वो यही बोला उन्होंने कि एक बार बेटा ये जो कह रहे हैं वो तू कर ले, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जब मेरे माँ बाप को असली पता चली कि हलाला क्या होता है, उसमें उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ना, ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूँगी। मतलब आपकी फैमिली जो मायके वाले, उनको हलाला का मतलब ही नहीं पता था? मेरे घर में ये सब चीज़ें नहीं होती है भैया, मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन मेरा जो जहाँ पे मैं रही हूँ ना, वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ पे लेकिन ये यहाँ चीज़ें नहीं होती। बदकिस्मती से आपको माहौल मिल गया ना, और ऐसी ज़िंदगी में सरवाइव कर पाना आप ही के लिए नहीं, किसी के लिए भी नामुमकिन हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या कुछ हुआ जब आपने मना कर दिया और आपकी फैमिली वालों ने मना कर दिया? वो फोर्स कर रहा था कि नहीं उसको हलाला करना पड़ेगा, मैंने मना कर दिया। मैंने वहाँ से भी कंप्लेंट करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी वहाँ से कंप्लेंट भी नहीं लिखी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे पैसे वगैरह भर के उनको ख़रीद लिया था। ना सीआई ने कुछ सुनी है ना किसी और ने। मेरे पापा भी कंप्लेंट करने गए थे, पर ये वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और जो डेगाना का सीआई था, उसने मेरे को धमकी दी जब मैं अपने बच्चों से मिलने डेगाना गई थी। तो उसने बोला कि तू अगर यहाँ पे आई ना तो तुझे जेल में बंद कर देंगे। अभी बच्चों से बात होती है आपकी? किसी बच्चे से? कितने बड़े बड़े बच्चे आपके? मेरी 12 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का है। कितने दिन हो गए बिना बात हुए आपके बच्चों से? 1 साल हो गया भैया। 1 साल से बात नहीं हुआ है? बच्चे ट्राई करते हैं बात करने के लिए? कहाँ से करेंगे भैया, बस ये सुनने में आया कि बच्चे रोते हैं मेरे लिए कि मम्मी कहाँ पे है? पापा मम्मी को लेके आओ, लेकिन वो कोई उनको खबर ही नहीं देने वाला बहुत बड़ी मुझे। चीज़ आपके लिए भी है, और किसी के लिए कि अपने बच्चों से एक साल अलग रहे कोई इंसान को। मेरे बच्चे मेरे बिना रहते नहीं है, रोते हैं वो। मैं जब वहाँ पे थी तो थोड़े दिन मेरी बात हुई थी उनसे, मेरी बेटी रोती थी, उसको सब दिखाई देते थे, वहाँ पे मैं नहीं दिखती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी कि मम्मी कब आ रही है। दोनों बच्चे मेरे रोते थे कि मम्मी प्लीज़ जल्दी आ जा घर पर।
मेरे को एक जोड़ी कपड़े में निकाल दिया था। मेरा कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं लेने दिया। यहाँ पे मैं राजस्थान से दिल्ली आई हूँ, किस तरीके कैसे किस सिचुएशन में हूँ, क्या क्या मुझे झेलना पड़ रहा है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी राजस्थान में सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पे। को 1 साल हो गया है इस चीज़ को और आपने मैं ये अब आवाज़ उठाना छः शुरू किया। महीने से यहाँ पे हूँ, दिल्ली में। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई हो रही है आपने और मुझे समझाया यहाँ अपने पे हस्बैंड को कि ये गैर कानूनी है और आपको जेल हो सकती है, आपको नहीं आपको जुर्माना भरना पड़ वो सकता है। सुनता ही नहीं है भैया, नहीं सुन रहा वो अपने घर वालों की सुनता, अपने बाप की सुनता, अपने चाचा की सुनता। अभी अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या चीज़ होनी मैं तो चाहिए, बस यही प्रशासन को क्या करना चाहिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री है, मुझे उन पे भरोसा है कि मुझे यहाँ पे न्याय ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे इतना पता है कि इतना भरोसा है, मुझे यहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा। न्याय में मतलब क्या चाहते हैं, हिरासत में हो वो या जेल उनको होनी चाहिए या वो समझा कर या जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मुझे मंजूर। मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं इन चीज़ों से गुजर रही हैं ना, वो प्लीज़ आवाज़ उठाए। ये जो धर्म के नाम पे ये जो चोचले करते हैं ना, ये बहुत गलत है। ये आप मानती है कि सिर्फ धर्म की वजह से ये चीज़ें फील कर पाती हैं महिलाएं, देखो भैया, धर्म की वजह से प्रताड़ित होती मैं हैं? एक चीज़ कहूँगी, मेरी धर्म को लेके लड़ाई नहीं है, हरदम गलत नहीं होता, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो धर्म के नाम पे ये कुरीति निकाल रखी है ना, ये बंद होनी चाहिए। इन पे सख्त कार्रवाई होगी ना, तो कोई भी मुस्लिम महिला इन चीज़ों से पीड़ित नहीं होगी और ना उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। इनके जो वकील साहब हैं, थोड़ी सी मैं 2 मिनट उनसे भी बात करना चाहता हूँ कि क्या कुछ इनके साथ अभी हो सकता है, क्या सहूलियत मिल सकती है, क्या राहत मिल सकती है। जिन वकील साहब से उनको उम्मीद है वो मेरे साथ अभी मौजूद है, उन्हीं के चैम्बर में बैठा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इस केस से रिलेटेड क्या कुछ उनको सहूलियत मिल सकती है। सर, जैसे आपके पास वो केस आया है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि कानूनन तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल तरीके से। अब वहाँ का प्रशासन समर्थन नहीं कर रहा, साथ नहीं दे रहा, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा, इसमें कमी किसकी मानते हैं आप? सामान्य तौर से तो ये है कि जब वहाँ से आई हैं, इनको वहाँ के प्रशासन को समर्थन देना चाहिए था, समर्थन का साथ देना चाहिए था। लेकिन उस परिस्थिति में थे कि शायद ये वहाँ के प्रशासन को अप्रोच नहीं कर पाई, क्योंकि ना तो इनका घर उस समय इनको साथ देने वाला था, ना ही ससुराल पक्ष, ना ही मायका पक्ष। इनके पास में विकल्प नहीं था। इन्होंने विकल्प के रूप में दिल्ली को एक से सुरक्षित जगह महसूस किया और वहाँ पे आई और ये हमसे संपर्क करी। जब हमसे संपर्क करी, इन्होंने अपनी सारी समस्याएं मेरे सामने रखी कि किस तरीके से इनके हस्बैंड इनको प्रताड़ित करते रहे, इनको ट्रिपल तलाक दे करके इनको घर से बाहर कर दिया, इनको हलाला करने के लिए अपने ससुर जी के साथ में मजबूर करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये अपने आप को धर्म संकट में फंसी हुई महसूस की रही, तो इनको ये लगा कि मेरे लिए यहाँ पे न्याय नहीं है। ये जैसा इन्होंने बताया कि अपने घर पे गई, वहाँ पे भी इनके घर वालों ने इनका साथ नहीं दिया, उसी दलदल में पुनः झोंकने का प्रयास किया। तो इन्होंने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में जब मेरे सामने आई तो मैं एक कंप्लेन के माध्यम से दिल्ली पुलिस को इसके बारे में सूचना दी, कंप्लेन फाइल किया। कंप्लेन पे इनकी सुनवाई अभी चल रही है। अभी इनका महिला आयोग में इनका मैटर चल रहा है। 156(3) हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए भी फाइल कर रखा है और हमने एसीपी डीसीपी को भी इस पे लिखा हुआ है, मेल भी किया हुआ है। आगे की कार्रवाई भी इनके लिए है और मैंने कर रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और इनके साथ में न्याय होगा। दिल्ली सरकार, भारत सरकार और भारत के कानून की जो व्यवस्था है, ट्रिपल तलाक को भारत सरकार ने भी अवैध कर दिया है, इसको गैर कानूनी कर दिया है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। हलाला चूँकि एक प्रथा है, जब ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया गया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उस पर कोई कानून तो नहीं है, लेकिन वो जब ट्रिपल तलाक ये कानून सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नज़र आता है। जैसे आपके पास मैं अगर पूछूं तो ऐसे कितने केस आते होंगे? देखिए, हमारे पास केसेज आते हैं, ये कहना सही नहीं है कि ये सिर्फ किताब में है। जब से कानून बना है, भारत सरकार ने संविधान में ये प्रावधान कर दिया है कि ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है। बहुत सारी घटनाओं में कमी आई है और लोग जागरूक हो रहे हैं। मुस्लिम समाज भी इससे जागरूक हो रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और अपने अधिकार के प्रति आवाज़ उठा रही हैं।
कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, अगर सब जागरूक होते तो शायद ये महिला जो आज भटक रही हैं दिल्ली की कोर्ट में और दिल्ली की सड़कों पर, उनको भटकना नहीं पड़ता। अगर ये कानून कागज़ों के साथ साथ हकीकत में भी धरातल पे वर्क करता तो। देखिए, कानून धरातल पे कार्य कर रहा है, जागरूकता का अभाव कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की भी कमी है और कानून के प्रति सजगता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनीसा जैसी महिलाएं आवाज़ अगर अपनी उठा रही हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, तो ये उन लाखों महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य है जो ऐसे दलदल में फंस करके दिन रात ऐसी समस्याओं से रूबरू हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैर ये अनीशा बानो जो हैं ये एक इकलौती महिला नहीं है, ऐसे न जाने कितने केस आते हैं। बदलाव की ज़रूरत है तो मानसिकता की, मानसिकता बदलिए और जो कानून बना हुआ है उसको हकीकत में ज़मीनी स्तर पर लेकर आना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें थोड़ी सुधर सकती हैं। बाकी इनकी जो कंडीशन है वो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कानून का सहारा लें जिसकी वजह से वो दिल्ली आई हैं और एक उम्मीद से आई हैं, या फिर वो हलाला कर लें जो इस्लाम की एक कुप्रथा है, उसके थ्रू वो अपने परिवार में वापस जा सकती हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए वो परिवार जिसमें ये रहती हैं, हस्बैंड की मानसिकता क्या है, ससुर की मानसिकता क्या है, खुद उन्होंने अपनी ज़ुबान से बताया। क्या उस परिवार में रह पाना किसी महिला के लिए सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।